नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा की तात्विक समीक्षा। तो आइए देखते हैं तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा। सबसे पहले आपको इस कहानी का परिचय या भूमिका लिखनी है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर अगर देखें कि इस कहानी में प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं। इनका हीरा और मोती का मालिक कौन है? झूरी है, जो अपने बैलों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसी प्रेम के वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। हमने इस कहानी में देखा था कि गया उनको लेकर जाता है, लेकिन वहाँ से वो दोनों बार भाग आते हैं। रास्ते में उन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो झूरी के घर पहुंच ही जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि हीरा और मोती अपने मालिक से कितना प्रेम करते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। अब तत्वों के आधार पर अगर इस कहानी को देखें तो सबसे पहला हम जो यहाँ पॉइंट बनाएंगे वो क्या है? कथानक। देखिए, यह कहानी हीरा और मोती दो बैलों की कहानी है। यह बैल अपने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों बैल स्वाभिमानी है, बहादुर और परोपकारी थे। देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। ये दोनों बैलों की खासियत है। एक बार किसी कारणवश इन्हें झूरी का साला, जिसका नाम क्या था? गया था, गया के पास भेज दिया जाता है। वहां पर दोनों को उचित आदर और प्रेम नहीं मिलता, जिसके कारण वे भागकर किसके पास वापस आ जाते हैं? अपने मालिक झूरी के पास आ जाते हैं। लेकिन उन्हें दोबारा से गया के घर जाना पड़ता है। गया के घर से जब वो दूसरी बार भागते हैं तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर में नीलामी के दौरान किसी कसाई द्वारा उनको खरीद लिया जाता है, लेकिन अपने मालिक से मिलन की आशा में वे दोनों कसाई के चुंगल से छूटकर अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं। तो ये कथानक है जो आपको कम से कम शब्दों में पूरे कथानक को यहाँ पर लिखना है। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे पात्र योजना। देखिए, कोई भी जब भी कहानी लिखी जाती है तो उसमें पात्र महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि पूरी कहानी पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसमें अगर देखें तो मुख्य पात्रों में हीरा और मोती हैं, जो मानव नहीं है, लेकिन उनके सोचने का जो तरीका है या नज़रिया है वो बिल्कुल मानवीय भाव है या मानवीय ढंग है। ये दोनों बैल पछाई जाति के थे और देखने में सुंदर। ये दोनों बैल बहुत दिनों से एक साथ रह रहे थे, तो एक दूसरे के लिए इनमें भाईचारा उत्पन्न हो गया था। दोनों बैल मुख भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते थे या एक दूसरे के भावों को बड़े अच्छे से समझते थे। दूसरा पात्र कौन है? झूरी है, जो बैलों का मालिक है। गया झूरी का साला है, जो बैलों को अपने घर लेकर जाता है। जो दड़ियल है, ये व्यक्ति मवेशी खाने से हीरा और मोती को नीलाम करके ले आता है। ये कौन है? कसाई है, जो बैलों को काटने का या पशुओं को काटकर उनके अलग अलग अंगों को बेचने का काम करता है। इसकी आंखें कैसी थी? लाल थी और अपने चेहरे के भाव से वो बहुत ही कठोर दिखाई दे रहा था। तो इस कहानी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये सभी जो पात्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है और कहानी के कथानक को सुंदर तरीके से इन पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। उसके बाद हम जो तीसरा यहाँ पॉइंट बनाएंगे, संवाद योजना। देखिए, संवाद योजना से ही कहानी का उद्देश्य पूर्ण होता है। जब भी हम संवादों की बात करते हैं तो हमें पता है कि कहानी के संवाद कैसे होने चाहिए। पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सहज होने चाहिए, रोचक और चुटीले होने चाहिए। इसके साथ साथ संवाद लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ताकि पढ़ने और सुनने वाले को वो समझ में भी आए और रोचकता उत्पन्न हो। इस कहानी में अगर संवाद योजना की बात करें तो ये कथानक के बिल्कुल अनुकूल है। प्रेमचंद ने इस कहानी में पंचतंत्र की कहानियों की तर्ज पर दो बैलों को प्रमुख पात्रों के रूप में लिया है। इसीलिए इस कहानी में मानवीय व मानवेतर पात्रों के संवाद सहज, सरल, रोचक और भावों के अनुकूल है। कहानी में हीरा और मोती नामक बैल आपस में संकेतों द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संवाद योजना के दृष्टिकोण से ये कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। इसके बाद जो हम पॉइंट बनाएंगे, देशकाल और वातावरण का। देखिए, देशकाल और वातावरण किसी भी कहानी के पृष्ठभूमि को प्रभावित करते हैं। तो इस कहानी की रचना प्राचीन भारत में की गई थी, जब हम गुलाम थे।
अतः स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा बैलों के माध्यम से दिखाई गई है। देखिए, कोई भी परिस्थितियां हो, तत्कालीन परिस्थितियां लेखक को हमेशा प्रभावित करती है। तो यहाँ प्रेमचंद ने हमारे गुलाम भारत के उन युवाओं को ये बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, स्वतंत्रता के लिए हमें प्रयत्न और संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी आसानी से स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। यहाँ पर झूरी एक किसान है। किसान के जीवन में पशुओं के महत्व को इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। देखिए, अगर उन पशुओं से हमें लाभ प्राप्त करना है तो हमें उनसे प्रेम करना होगा। अगर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो बदले में पशु भी हमसे प्रेम नहीं करेंगे और वो हमारी सहायता भी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो ग्रामीण वातावरण है उसका सुंदर और जीवंत चित्रण इस कहानी में किया गया है। पशुओं का इंसानों के प्रति व्यवहार, उनका आपसी सहयोग व व्यवहार कहानी में जीवंत वातावरण को प्रस्तुत करता है। तो देशकाल और वातावरण के दृष्टिकोण से भी ये एक सफल कहानी कही जा सकती है। इसके बाद आता है उद्देश्य। देखिए, कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं हो सकती। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? मुक्ति के लिए संघर्ष करना, और उस संघर्ष में भी अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करना, बल्कि नैतिक धर्म का त्याग ना करते हुए संघर्ष करना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता के महत्व को समझना, स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। सहयोग, एकता, सहनशीलता द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये दो बैलों से हमने सीखा। दोनों आपस में सहयोग करते हैं, एकता बनाए रखते हैं और मार खाकर भी चुप हैं, सहनशील हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम परिस्थितियों से अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो आपसी सहयोग से कर सकते हैं। अगर हम में एकता है तो ही हम परतंत्रता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। पशुओं और मनुष्यों के बीच भावात्मक संबंधों को दिखाना तथा दो बैलों के जरिए मनुष्यों में भी दुर्बल होती जा रही नैतिकता का संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। देखिए, बैल तो नैतिकता के मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि हम उस छोटी बच्ची के जो पिता हैं उसको नहीं मार सकते, बच्ची अनाथ हो जाएगी, स्त्रियों पर हम हाथ नहीं उठा सकते, ये हमारा धर्म नहीं है। इस तरह की जो बातें यहाँ पर आती हैं वो हमें नैतिकता का भाव सिखाती हैं। परंतु वर्तमान समय में अगर देखें तो मानव जाति में नैतिकता समाप्त हो रही है, जबकि पशुओं के माध्यम से नैतिकता का संदेश इस कहानी में दिया गया है। आखिरी हमारा पॉइंट यहाँ पर रहेगा भाषा शैली। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है दो बैलों की कथा, यह सरल और सीधी भाषा में लिखी गई है। इस कहानी में बैलों के विचारों और भावनाओं को मानवता के साथ जोड़ा गया है। ये सांकेतिक भाषा में संदेश देती है, क्योंकि बैल बोलकर तो नहीं कह सकते, केवल संकेतों से, केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे। मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्व रखती है। कहानी में सांकेतिक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ संवादात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर जो सीधी सरल भाषा है, सीधी सरल हिंदी भाषा और आम बोलचाल की शब्दावली का इस कहानी में बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए शब्द हैं वो इसमें सहज रूप से शामिल है। आखिर में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि तत्वों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।